वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंस द अफेयर। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शुरू तो होती हैं एक इत्तेफाक से, पर उसका असर पूरे जीवन भर रहता है। नोआ से एलिसन की मुलाकात इत्तेफाकन थी, पर उसके आने से उसकी ज़िंदगी ने करवटें बदली, और जब ऐसा हुआ तो सबकी ज़िंदगियों में तूफान आया। पर अब एलिसन जा चुकी है। देखना यह है कि उसके चले जाने के बाद क्या सबकी ज़िंदगी वैसी ही रहने वाली है, या फिर उन्हें कुछ नए मोड़ का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले बात नोआ की। कहानी के आज के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां होगी। नोआ से मिलने सशा आया है। वो एक फिल्म स्टार है। नोआ की डिसेंट उसने भी पढ़ी है, पूरी तरह नहीं पर कुछ पन्ने। वो इस पर खुद को लेकर फिल्म बनाना चाहता है। एक रेस्टोरेंट में उसने नोआ से मुलाकात की है। नोआ को भरोसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा स्टार उससे बात करना चाहता है। साशा ने इस बुक में हेलन और एलिसन के कैरेक्टर, नोआ के कैरेक्टर की और कोल के कैरेक्टर की काफ़ी सारी डिटेल ली। अभी सशा ने फैसला नहीं किया कि वो कौन सा रोल निभाने वाला है, पर नोआ उसके हर सवाल का जवाब देता गया। नोआ ने कहा, ये सब एक समर वेकेशन से शुरू हुआ था और फिर सब ऐसे हुआ जैसे अपने आप घटित हो रहा हो। सशा इन सब के नोट्स बनाता जा रहा था। एक एक्टर को रोल समझने के लिए हर सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। उन सब के बेसिस पर वो अपने रोल के मनोदशा को परिदर्शित करता है। जब ये मीटिंग खत्म हुई तब नोआ जेनेल के साथ वहाँ पहुँचा जहाँ विक को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। सबने विक की बॉडी पर फूल डालकर उसे भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यहाँ हेलेन भी बैठी है। उसके गोद में एक बच्चा है। ये बच्चा किसका है ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। नोआ ने विक की बॉडी पर फूल डाला और बाहर आ गया। बाहर निकलकर नोआ के बच्चे आए हुए हैं। जेनल जानना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है। विटनी ने कहा, मॉम के आने के बाद हम विक की बॉडी को कब्र में गाड़ देंगे। जेनल ने कहा, पर हिंदू तो बॉडी को जलाते हैं ना। विटनी ने बताया, वो हाफ हिंदू और हाफ मुस्लिम था। विक ने खुद ही अपना फ्यूनरल प्लान किया था। वो दोनों कम्युनिटी के कल्चर के हिसाब से अपने आप का फ्यूनरल कराना चाहता था। नोआ ने इन सब जानकारी को मिलने के बाद अपने बच्चों से ऑफ़र किया उन्हें कब्रिस्तान ले जाने का, पर कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता। इतने में ब्रूस और मार्गारेट भी आ गए। सब ने एक दूसरे से हाय किया। नोआ जब अंदर गया तो देखा कि प्रिया और हेलन में बहसबाजी चल रही है। हेलन को बड़ी मुश्किलें आती हैं प्रिया उल्ला से एडजस्ट करने में। वो तो हेलन को ज़रा भी पसंद नहीं करती, पर यहाँ मामला हिंदू रिवाज और मुस्लिम रिवाज का है। प्रिया ने कहा, अगर मेरे बेटे के इस शरीर को जलाया नहीं गया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उसका दूसरा जन्म नहीं हो पाएगा। हेलेन ने कहा, पर मरने से पहले उसने मुझे कहा था कि उसकी बॉडी को दफनाया जाए। इस पर प्रिया का जवाब था, वो तो तुम झूठ भी बोल सकती हो। यहाँ बिग के बहुत से करीबी हैं जो क्रिश्चियन रिवाज के साथ उसे दफनाना चाहते हैं। अब 3 कम्युनिटीज़ के कल्चर्स अलग अलग हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए नोआ यहाँ के फ्यूनरल डायरेक्टर रिचर्ड के पास गया। उसने पूछा, हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। रिचर्ड ने कहा, देखो, जब मृत व्यक्ति की तरफ से हमें कुछ रिटर्न मिलता है तो हम उसी की इच्छा से उससे क्रिमेट करते हैं, पर इस केस में विक ने कुछ भी नहीं छोड़ा तो हमें उसकी पत्नी को यह हक देना चाहिए। पर हेलेन ने बताया है कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और एक बात और, अगर विक को हिंदू रिवाज के साथ क्रिमेट करना है तो ये अगले कुछ घंटों में ही हो जाना चाहिए। हिंदू लोग डेड बॉडी को ज़्यादा देर तक नहीं रखते। इसके बाद नोआ हेलेन के पास पहुंचा उसे समझाने के लिए। हेलेन ने उसे कहा, विक ये नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी को जलाया जाए। नोआ ने कहा, हेलेन, वो मर चुका है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बॉडी को किस तरह क्रिमेट किया जाए। हेलेन अपनी ज़िद पर थी, पर उसने मुझे दफनाने को कहा था। नोआ ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, पर ज़रा सोचो, अगर वो यहाँ होता तो तुम्हें नहीं लगता कि वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए कोशिश करता। उन्हें हिंदू रीति रिवाज के साथ जलाने दो। हेलेन इस समय गुस्से में थी। यही तो बात है, पूरे जीवन उसने विक के साथ गलत किया, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नोआ ने कहा, हेलेन, तुम समझती क्यों नहीं? प्रिया उसकी माँ है, तुम उससे नहीं जीत पाओगी। हेलेन ने कहा, वही तो बात है, तुम कभी भी मेरी साइड लेते ही नहीं, कभी भी मेरे साथ नहीं खड़े होते, तुम शुरू से ऐसे ही हो। नोआ यहाँ उसे इस बात का एहसास कराना चाहता है कि पेरेंट्स का ज़्यादा हक है इसमें फैसला लेने का। उसने कहा, सोचो, अगर हमारा कोई बच्चा मरा होता तो हमें हक मिलता कि हम उसे कैसे क्रिमेट करें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
तुम उसकी माँ से उसका हक नहीं छीन सकती। हेलेन ने उसकी एक न सुनी। मैं कुछ नहीं जानती, उसे बस दफनाया जाएगा बस, ये कहकर वो चली गई। मामला उलझता जा रहा है। जेनेल यहाँ से चली गई क्योंकि यहाँ उसकी पूछ करने वाला कोई नहीं है। उसके जाने के बाद नोआ ने हेलेन को सांत्वना देना ज़रूरी समझा। वो उसके पास गया, उसे गले से लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है हेलेन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने बहुत कुछ झेला है। मुझे यकीन है कि तुम इस समस्या से भी पार पा जाओगी। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? हेलेन ने कहा, हाँ, बस यहाँ से मत जाओ। नोआ ने भी अपना वादा रखा और नहीं गया। यहाँ उसकी मुलाकात विटनी के बॉयफ्रेंड कोलिन से हुई। विटनी आई और कोलिन की तारीफ करने लगी। नोआ ने भी इन सब को सुना पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। वो जानता है कि विटनी सारे फैसले जल्दबाजी में करती है और किसी की नहीं सुनती। बाद में विक की एक वीडियो चलाई गई जो मरने से पहले सबके लिए छोड़ गया है। इसे देखकर सबकी आंखें नम थी। विक ने कहा है, मैं गया नहीं हूँ, मैं वापस आऊँगा। उसने सबका नाम लिया है, हेलेन का, बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, और ये वादा किया है कि वो इन सब से प्यार करता रहेगा। नोआ भी ये सब देख रहा है। वो ड्रिंक लेता जा रहा है। वो अब चीज़ों को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ समझने लगा है। फिलहाल उसे मैच्योर होने की ज़रूरत भी है क्योंकि उसे हेलेन को, बच्चों को सहारा देना है इस गम से बाहर निकलने में। पर एक बात उसे बहुत खली। विक ने जिस तरह विटनी और बाकी बच्चों का नाम लिया, जैसे उन्हें मैसेज दिया, ऐसा लगा जैसे वो नोआ के बच्चे नहीं बल्कि विक के हों। इस बात ने नोआ को दुख पहुंचाया, पर इसके बाद वो यहाँ के कामों में लग गया। इस घर में साफ सफाई की। वो जितना हो सकता है हेलेन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो घर के बाहर कूड़ेदान को ले जा रहा था, तब हेलेन ने उसे रोका और कहा, नोआ, तुम ये सब मत करो, ये सब विक करता था हमारे लिए, तुम उसकी जगह लेने की कोशिश मत करो। नोआ ने कहा, मैं जगह नहीं ले रहा, मैं तो बस। हेलेन ने आगे भी कहा, तुम हम लोगों के बारे में क्या सोचते हो? 10 साल पहले तुम हमारी ज़िंदगी से चले गए, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, वो भी किसके लिए? एक वेट्रेस के साथ संभोग करने के लिए। और अब यहाँ क्या दिखाने आए हो? विक चला गया क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे कैंसर था, पर तुम्हारे पास तो चॉइस थी, तुमने क्या किया? विक की जगह अगर तुम मरे होते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ये सब बातें सुनाकर वो चली गई। नोआ कुछ कह नहीं पाया, वो भला अब कहे भी क्या। कहानी के अगले हिस्से में हमें कई साल आगे ले जाया जा रहा है। एलिसन की बेटी जोनी अब बहुत बड़ी हो गई है। उसकी शादी हो चुकी है पॉल से। उसकी 2 बच्चियां भी हैं। इनमें से मैडेलिन को उसने अडॉप्ट किया है। जोनी आज तक अपनी माँ की मौत का राज नहीं जान पाई है। आज जोनी का बर्थडे है। पॉल तो ये चाहता है कि जोनी का बर्थडे बच्चों के बीच मनाया जाए, पर जोनी को इस साल अपना बर्थडे स्किप करना है। पॉल नाराज़ होकर जाने लगा। जोनी ने कहा, मैं इस बर्थडे को नहीं मनाना चाहती क्योंकि मेरी आज के इसी उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। पॉल ने कहा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम कभी भी अपनी लाइफ के सीक्रेट्स मुझे नहीं बताती हो। जब वे बिस्तर पर थे तब भी जोनी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो कुछ और ही ख्यालों में उलझी हुई है। और अब कहानी फिर से पास्ट में जा रही है, कई सालों पहले, जहाँ हेलेन की कहानी बयां होगी। सेरा अब एक बच्चे को जन्म देने वाली है। हेलेन उसका पूरा ख्याल रखती है। इसी बहाने वो विक की आखिरी ख्वाहिश, अपने माँ बाप को पोता देने की, उसे पूरा करना चाहती है। सेरा बहुत इमेच्योर है। उसे इन हालातों में खुद का ख्याल रखना नहीं आता। वो तो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती, पर हेलेन उस पर सारा भड़ास निकाल देती है। उसने सेरा की देख रेख के लिए गेल को हायर भी किया है। कहानी के इस हिस्से में विक अभी भी जिंदा है। हेलेन रोज उसे तड़पते हुए देखती है, जितना हो सकता है उतना उसकी केयर करती है। विक ने एक पेपर पे ये लिखा है कि वो अपनी बॉडी को किस रिवाज से क्रीमेट करवाना चाहता है। ये कागज़ जब हेलेन ने प्रिया को दिखाया तो प्रिया ने कहा, तो विक ये चाहता है, अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। वो ऑफिस चली गई। हेलेन को सेरा को भी देखना होता है। वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। उसे नहलाना, ये सारा काम हेलेन की देखरेख में होता है। जब हेलेन विक के कमरे में गई तब डॉक्टर ने कहा, अब इनके जाने का संकेत मिल रहा है, कुछ ही समय में इनकी सांसें रुकने वाली हैं, ऐसा लगता है। हेलेन ने डॉक्टर से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए प्राइवेसी चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद उसने विक से बात की। विक तो कुछ सुन भी नहीं रहा, पर हेलेन ने कहा, तो अब तुमने जाने का फैसला कर लिया है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अब तुम जाओ विक, मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाती हूँ कि इस बच्चे की पूरी देखभाल की जाए। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, इस समय काफ़ी भावुक भी थी, पर दरवाजे पर नोआ ने आवाज़ दी। वो सेरा को लाया है, साथ में उस बच्चे को भी जिसे अभी अभी सेरा ने जन्म दिया है।
सेरा जब इस बच्चे को अंदर लाई तब उसने उसे विक के छाती पर सुला दिया और कहा, विक, ये तुम्हारा बच्चा। पर विक के शरीर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सब उसे देखे जा रहे थे पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। नोआ हेलन के पास गया और कहा, हेलन, अब वो जा चुका है। इतने में विक के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। हेलन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कंफर्म किया कि अब वो गुजर चुका है, पर इस बात की पुष्टि भी की कि अभी जो बच्चा उसे दिखाया गया उसे उसने देख लिया था और उसके बाद ही उसकी जान निकली। इन सब के बाद विक को मुस्लिम रिवाज से सारे रीति रिवाजों को निभाया जा रहा है, उसके पैरों को धोया जा रहा है। हेलन ये सब देखी जा रही थी, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। और फिर बाद में उसकी बॉडी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा चढ़ाया गया और उसे ढक दिया गया। इसके बाद उसे चर्च ले जाया गया। यहाँ क्रिश्चियन रिवाज से सारे रीति रिवाजों को पूरा किया गया। सारे रिवाजों के बाद अब हेलन जब अपने कमरे में पहुंची तब वो अकेली थी। एक बार फिर से उसने जब बिस्तर को झाड़ा तब उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा है, प्ले मी। ये नोट एक पेन ड्राइव से चिपकाया हुआ है। इस समय बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है और साथ में एक गाना बज रहा है, ब्यूटी ऑफ द रेन, हाउ इट फॉल्स, हाउ इट फॉल्स, हाउ इट फॉल्स। हेलन ने एक पिल खाई और सो गई। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। इसके अगले पार्ट में हम आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।